सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर किरण शर्मा। तो चलिए विद्यार्थियों, हम रीतिकाल को पढ़ चुके हैं। रीतिकाल पर हमने पकड़ बना ली है। रीतिकाल की परिस्थितियों को हमने जान लिया था। रीतिकाल के नामकरण पर हमने बात कर ली थी और रीतिकाल के कवियों को भी हमने जान लिया था। पूरा रीतिकाल जो है हम जान चुके हैं और 7.5 नंबर की दो जो टिप्पणियां आएगी, 15 नंबर के प्रश्न के उत्तर को हमने जान लिया है। चूंकि जब हम रीतिकाल का परिचय जान लेते हैं, किसी भी काल को जान लेते हैं, तो जब हमारे पाठ्यक्रम में जो भी कवि हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए होते हैं उनका अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। तो आज की कक्षा में जो है हम उस अध्ययन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा करती हूं कि आपने अपनी बुक्स खरीद ली है और आज अपनी बुक्स के साथ मेरे सामने बैठे हैं। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि हम जो है सबसे सरल कवि के रूप में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बिहारी लाल का। बिहारी लाल के जो दोहे हैं, या बिहारी जी ने जो बिहारी सस्सई लिखी है, उनके दोहे जो हैं उनका अर्थ जानना और उनके पदों को समझना बहुत आसान है। इसीलिए आज की कक्षा में हम विधिवत रूप से बिहारी के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आपके कवि जो है पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उनमें से पहले कवि को हम पढ़ने जा रहे हैं। नाम आपके सामने है बिहारी लाल और आज की कक्षा में हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी कवि को प्रारंभ करते हैं पढ़ना, तो हम उसके परिचय को जानते हैं। चूंकि हमें परिचय जानना इसलिए जरूरी है, जब हमारे पास 15 नंबर का प्रश्न आएगा तो हमें भूमिका लिखनी होती है, हमें उसकी विषय वस्तु पर बात करनी होती है, हमें काव्यगत विशेषताएं वहां पर लिखनी होती है। तो वहां जो हमें मैटर लिखना है वो हमें इस परिचय से प्राप्त होगा। तो इस परिचय में आज हम बिहारी की विशेषताओं को जानेंगे। जब हमने रीतिकाल में रीति सिद्ध काव्य धारा का अध्ययन किया था, तब हमने बिहारी को प्रतिनिधि कवि के रूप में पढ़ा था और वहां पर हमने मोटे मोटे रूप से बिहारी का परिचय प्राप्त किया था। चूंकि अब हमें पढ़ना ही कवि बिहारी है, तो हम उसका विधिवत रूप से परिचय प्राप्त करते हैं। चलिए, तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों। देखिए, सबसे पहले चूंकि हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं तो एक छोटा सा होमवर्क करते हैं। होमवर्क क्या है आपके लिए? अपना जो परिष्कार यूट्यूब पर चैनल है, आप क्या करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप क्या करते हैं, इसके बेल आइकन पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ताकि जो भी नए नए वीडियोस अपलोड होंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपने मित्रों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक छोटा सा होमवर्क इसके साथ ही और आपका बढ़ गया है। वो होमवर्क है बेटा हमारा कि जो परिष्कार कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उसे भी अब हमें सब्सक्राइब करना है और साथ ही हमें प्रेस करना है क्या, बेल आइकन, ताकि इस पर भी जो भी नई जानकारी आएगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इस चैनल को भी आप क्या कीजिए, अपने मित्रों में सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, होमवर्क जो है आपने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं विधिवत रूप से। तो देखिए, अब चूंकि बिहारी को हमें पढ़ना है और बिहारी को जानना है, तो बिहारी हमारे पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में किस रूप में हमें मिला है। वैसे जब हमने पहले अध्ययन किया था तो हमने बिहारी के प्रश्नों को देखा था, लेकिन अब आज हम बिहारी को पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार के प्रश्न मिले हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है। रीतिकालीन कवियों में बिहारी को माना जाता है। अब देख लीजिए, रीतिकालीन कवियों में बिहारी को क्या माना जाता है। अगर हमें याद है तो 4 ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, तो हम उस प्रश्न का उत्तर जो है वो आसानी से सही लगा लेंगे। तो देखिए, आरपीएससी ग्रेड सेकंड में हमें पेपर सेकंड 2011 में ये प्रश्न मिला। साथ ही देखिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। रीति सिद्ध भी है, रीतिबद्ध भी है, रीति मुक्त भी है, नीति कवि हैं। और अगर हम बिहारी को जानते हैं तो 4 ऑप्शन में से उत्तर को खोज पाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। ये तो था पहला प्रश्न और अब दूसरा प्रश्न भी आपके सामने आ रहा है और प्रश्नों के उत्तर को हम देखते हैं अपनी क्लास के एंड में। चलिए, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ये हमें मिला है हाल ही संस्कृत विभाग का जो फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी स्कूल व्याख्याता की परीक्षा हुई है 2020 में, उसमें भी देखिए बिहारी के विषय में से कौन सा प्रश्न हमें मिला है। तो यहाँ बिहारी के संदर्भ में 4 ऑप्शन जो है आपको मिले हैं। इन चारों ऑप्शन में जो है वो बिहारी से जो मेल नहीं खाता है, इस प्रश्न के उत्तर को हम देखेंगे अपनी क्लास के एंड में। चूंकि 4 विषय हैं, हमने बिहारी का परिचय भी प्राप्त कर लिया है और आज की कक्षा में और हम बिहारी के सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन को भी कर पाएंगे, तो फिर इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढ पाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इस प्रश्न के उत्तर को हम देखेंगे क्लास की एंड में। चलिए, ये 2 प्रश्न आपके सामने आ गए। अब
पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बिहारी के प्रश्न किस तरह से हमें मिले हैं और हमें आगामी प्रश्न कैसे मिलेंगे उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि 15 नंबर, ये तो निश्चित है कि 15 नंबर का बिहारी का प्रश्न आएगा, लेकिन अब तक कैसे प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को देख लें हम। बिहारी की काव्यगत विशेषताएं बताइए, ये हमें मिला राजस्थान विश्वविद्यालय के एनसी यानी कि स्वयं पाठी विद्यार्थियों के 2020 में ही देखिए प्रश्न आया है। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि काव्यगत विशेषताएं जब प्रश्न में लिखा हुआ होता है तो काव्यगत का अर्थ होता है कि हमें उसके भाव पक्ष पर भी बात करनी है और हमें उसके कला पक्ष पर भी बात करनी है। तो 2020 में देखिए जो हमारे एनसी बच्चे हैं, जो हमारे नॉन कॉलेजिएट हैं, उनके लिए कितना आसान प्रश्न आ गया कि बिहारी के भाव पक्ष और कला पक्ष पर टिप्पणी लिखिए या उसकी विशेषताएं बताइए। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, बिहारी सस्सई की काव्यगत विशेषताएं वर्णित कीजिए। बिहारी सस्सई की जो भी काव्यगत विशेषताएं हैं उसकी हमें क्या करनी है, विशेषताओं का वर्णन करना है। तो ये जो कि बिहारी सस्सई कृति है तो उस कृति की मुख्य मुख्य विशेषताओं को 15 नंबर के लिए हमें बताना है। और ये हमें मिला है राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमित 2019 के पेपर में हमें ये प्रश्न मिला। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए बिहारी एक सफल मुक्तक कवि थे, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न देखिए हमें 2017 के नॉन कॉलेजिएट में भी मिला और वहीं हमें नियमित 2018 के पेपर में भी हमें प्रश्न मिला है। तो बिहारी के घुमा फिरा कर किस तरह के प्रश्न बनते हैं उसकी हमें जानकारी होगी तो आगामी वर्ष में जब हमें परीक्षा देनी है तो हमारे पास कैसा प्रश्न आएगा उसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो 3 प्रश्न आ गए हैं बिहारी के। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं देखिए विद्यार्थियों। तो चौथा प्रश्न है, फिर देखिए बिहारी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए ये भी हमें क्या मिला है, 2018 के प्रश्न पत्र में मिला है। इसके बाद देखिए आप, फिर आता है बिहारी सस्सई में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित है, इस कथन पर समुचित प्रकाश डालिए। जब हमने बिहारी का सामान्य परिचय प्राप्त किया था अपने पूर्व लेक्चर में तो हमने देखा था कि बिहारी के काव्य में त्रिवेणी है। उस त्रिवेणी पर अब आज की कक्षाओं में या अब जो कक्षाएं प्रारंभ हो गई है उस पर हम चर्चा करेंगे और जब बिहारी को हम पढ़ लेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि बिहारी के काव्य को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी क्यों कहा जाता है। और ये प्रश्न हमें मिलता है 2017 के रेगुलर विद्यार्थियों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी की बहुज्ञता पर 100 उदाहरण निबंध लिखिए। ये प्रश्न हमें मिला 2016 के नियमित विद्यार्थियों के लिए हमें प्रश्न मिला। अब तक हमने बिहारी के 6 प्रश्नों को देख लिया है, जहां पर एक प्रश्न हमें रिपीट तो होते हैं प्रश्न। देखिए तो ये प्रश्न तो हमारा रिपीट हुआ। इसके बाद हमने देखा कि हमें जो बिहारी के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न जो हैं अलग अलग रूप में हमारे सामने आ गए हैं। सबसे पहले तो बिहारी की काव्यगत विशेषता आई, फिर बिहारी की क्या आती है, बहुज्ञता आती है, फिर बिहारी के सफल मुक्तक कवि के रूप में आती है, बिहारी का त्रिवेणी के रूप में प्रश्न आता है और बिहारी का क्या है कि भाई बिहारी सस्सई जो उनका ग्रंथ है उसकी विशेषताओं को बताइए। तो कुल मिलाकर बिहारी के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न जो है हमारे सामने आ गए हैं। और बिहारी के प्रश्नों को हमने देख लिया। इन प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे धीरे धीरे। जब बिहारी को हम कंप्लीट कर लेंगे, उनके पदों पर हम अपनी पकड़ बना लेंगे तो इन प्रश्नों पर भी हम अपनी चर्चा करेंगे। ये तो निश्चित है विद्यार्थियों कि आपको बिहारी में से प्रश्न मिलेगा ही। तो ये प्रश्न है, अब देखते हैं कि 2021 में आपको किस तरह का प्रश्न बिहारी पर मिलता है। चलिए वो आपके पास एक और प्रश्न आया है, बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, सिद्ध कीजिए। ये आपको मिला, देखिए 2016 में मिला और 7.5 अंक मैंने इसलिए लिख दिया इसके सामने क्योंकि ये टिप्पणी के रूप में आया था। तो ये जरूरी नहीं है कि टिप्पणियां हमें रीतिकाल के इतिहास में से ही भी मिले। हमें टिप्पणियां जो है वो कवि पर भी मिल सकती है और इतिहास पर भी मिल सकती है। ये निर्भर करता है सब कुछ परीक्षक पर। तो फिर ये जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है तो बिहारी की जो बिहारी सस्सई की विशेषताएं हैं वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब हमने विधिवत अध्ययन किया था रीतिकाल का तो हमने रीतिबद्ध की विशेषताओं को देखा था, रीति मुक्त की विशेषताओं पर भी हमने अपनी पकड़ बनाई थी और रीति सिद्ध के जब प्रतिनिधि कवि हैं तो बिहारी की विशेषताओं को लेकर हम जो है यहाँ पर बात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिर बिहारी का किस रूप में मिला है हमें, यह कथन कहाँ तक उचित है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, स्पष्ट उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर बिहारी की भाषा संबंधी विशेषताएं या बिहारी का जो भी भौज्ञता है, बिहारी जो सफल मुक्तक कवि हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर को मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। और जब बिहारी को पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न का उत्तर लिखना भी हमारे लिए अत्यंत आसान हो जाएगा। और ये प्रश्न मिला है हमें 2016 के नॉन कॉलेजिएट बच्चों के पेपर में। चलिए
ये थे हमारे अब तक के आए हुए प्रश्न। आज की कक्षा में जो है हम बिहारी के परिचय को प्रारंभ करते हैं। देखिए, अब चूंकि हम सभी जानते हैं रीतिकाल को हमने 3 भागों में विभाजित किया। पहला भाग था हमारा रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा था रीति सिद्ध और तीसरा था रीति मुक्त। तो आज की कक्षा में हम रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, अब ये तो मुझे बताना पड़ेगा या हमें याद है कि रीति सिद्ध कवि कौन होते हैं। रीति सिद्ध कवि जिन्होंने ना तो रीति की परंपरा का पालन किया और ना ही जो रीति से मुक्त हुए, बल्कि समय ही ऐसा था कि समय के प्रभाव के कारण जो काव्य लिखने की रीतियां थी वे स्वयं ही स्वतः ही इनके काव्य में आके सिद्ध हो जाती है, तो फिर उन्हें कहा जाता है रीति सिद्ध कवि। ये तो हमें याद है ही, इसमें तो हमें कोई जो है वो भ्रम की स्थिति है ही नहीं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल के परिचय को पढ़ लेते हैं। ये परिचय हमारी मदद करेगा 15 नंबर के प्रश्न के उत्तर की भूमिका को लिखने के लिए। इसलिए देखिए, जन्म जो है 1595 ईस्वी में हुआ इनका। इसके बाद जन्म स्थान कहाँ है? ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में जो है इनका जन्म हुआ। इसके बाद निधन जो है 1663 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। अवसान को प्राप्त किया इन्होंने। पिता जो है वो केशव राय हैं। बचपन में ही बिहारी को संस्कृत, प्राकृत, ज्योतिष आदि के अध्ययन का सुयोग मिला। इनके पिता से जो है पैतृक गुण के रूप में इन्हें जो अपने घर में ऐसा वातावरण मिला कि इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और ज्योतिष विषय के बारे में क्या किया है, अध्ययन को प्राप्त किया और जानकारियों को प्राप्त किया। इसके बाद देखिए, वृंदावन में आपने निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण भक्ति की दीक्षा ली। आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद 8 वर्ष की आयु में पिता ओरछा ले आए तथा बचपन बुंदेलखंड में बीता बिहारी का। तो देखिए, जन्म ग्वालियर, जानिए खंड बुंदेलवाल। तो इन्होंने स्वयं के लिए एक जो है वो दोहा लिखा। क्या लिखा इन्होंने कि जन्म तो कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ। और बाल का अर्थ जो है यहाँ पर बाल्य अवस्था है, कि जो उनकी बाल्य अवस्था है वो बुंदेलखंड में जो है वो बीती। इसके बाद देखिए, अब आप तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। और जैसे ही तरुण अवस्था आई और जब इनका विवाह हुआ तो विवाह इनका मथुरा में हुआ और वहीं जाकर क्या हो गए, ये बस गए। तो इन्होंने स्वयं के बारे में एक ये दोहा लिखा जिनसे इनके बारे में परिचय प्राप्त हमें होता है। इसके बाद देखिए, अब आप जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे, जहां उन्हें पर्याप्त धन और यश प्राप्त हुआ। जब हमने रीतिकाल का अध्ययन किया तो हमने वहां एक विशेषताओं को पढ़ा था। विशेषता क्या थी? वो आश्रयदाता की प्रशंसा या आश्रयदाता की खोज या आश्रयदाता के पास जाकर काव्य लिखना। तो ये भी तो रीतिकाल के कवि हैं। भले ही उन्होंने रीतिबद्ध काव्य नहीं लिखा, लेकिन समय तो वही चल रहा था। हर एक कवि को राजाश्रय के पास जाकर या राजा के आश्रय में जाकर कविता तो लिखनी ही थी। इसीलिए बिहारी ने मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहकर उनके लिए जो है वो दोहे लिखे और दोहे लिखकर जो है इन्होंने धन को, यश को, प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। कई किद्वंतियां हैं, उन किद्वंतियों पर भी हम बात करेंगे। पहले हम सामान्य परिचय को प्राप्त कर ले। तो देखिए, अब आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अब 1635 ईस्वी में जब बिहारी अपनी व्रति लेने जयपुर दरबार में पहुंचे तो वहां मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नवोड़ा रानी के प्रेम में रत होकर राजकाज से विमुख हो चुके थे। तब बिहारी ने इतिहास प्रसिद्ध दोहा लिखा। क्या वो दोहा हमें याद है? हमने 11वीं में 12वीं में अगर हिंदी साहित्य का अध्ययन किया और अगर वहाँ बिहारी हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए थे तो क्या वो दोहा पढ़कर आए हैं? पढ़कर तो आए होंगे लेकिन रिकॉल नहीं हो रहा है। तो क्या है वह दोहा, और इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब चूंकि हमने बात की अभी कि भाई जो है इनका जो युवावस्था है और जो मथुरा में बीती, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने बिहारी के लिए क्या कर दी थी, वृत्ति जो है वो इनकी जो मासिक जो इनका वेतन था वो बांध दिया था और कई महीनों तक इनको वो मासिक वृत्ति नहीं मिली। तब तो वो उस वृत्ति को लेने के लिए उस जयपुर के राज दरबार में मिर्जा राजा जयसिंह के पास में आए और अपनी वृत्ति लेने के लिए दिन प्रतिदिन ये जो है राज दरबार में जाकर क्या करने लगे, मिर्जा राजा जयसिंह की प्रतीक्षा करने लगे कि आज राज दरबार लगे और आज मैं राजा के समक्ष अपनी जो है वो इस वृत्ति की बात को उनके सामने रख दूं। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, एक जो है वो सप्ताह बीत गया। राज दरबार में जो है मिर्जा राजा जयसिंह आ ही नहीं रहे थे। तब बिहारी ने सोचा कि ऐसा क्या है, या बिहारी ने देखा कि भाई राजा राज दरबार में क्यों नहीं आ रहा है। तब उन्हें पता लगा कि जो मिर्जा राजा जयसिंह हैं वे अपनी नवोड़ा रानी के प्रेम में इतने लीन हो गए हैं कि उनका जो ध्यान है वो राजकाज से क्या हो गया, विमुख हो गया है। तो अब उनके सामने एक समस्या आ गई कि कैसे मैं राजा को सचेत करूं, कैसे मैं राजा को चेताऊं
कि राजा आए और राज दरबार में बैठकर जो है अपने राज्य का ध्यान भी रखे। तो उन्होंने एक इतिहास प्रसिद्ध दोहा लिखा। देखिए क्या है वो इतिहास प्रसिद्ध दोहा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो देखिए ये दोहा तो आपके सामने आ ही गया है। अब ये दोहा जब लिख कर दिया उन्होंने, या दोहा जब उनके पास भिजवाया गया, तो राज दरबारियों ने सोचा कि आज तो बिहारी को दंड मिलेगा। लेकिन जैसे ही मिर्जा राजा जयसिंह इस दोहे को पढ़ते हैं, इसको पढ़कर तुरंत वे जो हैं उसी अवस्था में मतलब दौड़े दौड़े जो हैं वो राज दरबार में चले आते हैं। और सभी ने सोचा कि बिहारी को दंड मिलने वाला है। लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह जो है बिहारी को गले लगा लेते हैं कि आपने मुझे इस समस्या से चेताया और मेरा ध्यान जो है वो राज कार्य की ओर लगाया। और तभी से मिर्जा राजा जयसिंह उपहार स्वरूप क्या करते हैं, उन्हें जो है वो अपने राजमहल में राजकवि का पद दे देते हैं। और आजीवन जो है बिहारी फिर मिर्जा राजा जयसिंह के पास रहते हैं। और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के आश्रय में रहकर बिहारी जी ने बिहारी सत्सई की रचना करी। ऐसा कहा जाता है कि जब बिहारी सत्सई की रचना हुई और जब उसमें दोहा या सोठा छंद में वो लिखी गई है, तो हर एक दोहे पर, हर एक सोठे पर बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह की तरफ से एक सोने की मोहर, या हम कहें कि सोने का सिक्का उन्हें क्या मिलता था, उनकी तरफ से सप्रेम भेंट के रूप में प्राप्त होती थी। इस पद का अध्ययन भी जो है वो हम अपनी कक्षा में करेंगे, क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। सामान्य रूप से जो है हम इसके कठिन शब्दों पर भी अपनी पकड़ बनाएंगे और इस पद को भी जानेंगे। अभी तो बस इतनी सी बात यहाँ पर है कि भाई भ्रमर को संबोधित करते हुए बात कही गई है कि हे भ्रमर, अभी इस कली में ना तो मधुर रस है और ना ही जो कली है पुष्प बनकर विकसित हुई है और ना ही इसके विकसित होने का भी सही समय आया है। अगर कोई भ्रमर किसी कली के रूप सौंदर्य पर ही आसक्त होकर उस पर जो है वो उसके चारों ओर चक्कर लगाए, तो फिर जब वो कली पुष्प बनकर विकसित होगी तो उस भ्रमर की क्या अवस्था होगी, क्या दशा होगी। इस तरह अन्योक्ति के माध्यम से मिर्जा राजा जयसिंह को ये दोहा लिखकर भेजा गया। इतिहास प्रसिद्ध तो है ही, और इस दोहे को लिखकर जो है तुरंत मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने राजकार्य को संभाल लिया। चलिए, तो ये है हमारे रीति सिद्ध प्रतिनिधि कवि की ताकत कि कैसे उन्होंने अपने इस दोहे के माध्यम से जो है वो क्या किया है, मिर्जा राजा जयसिंह को राज दरबार में बुलाया। इसीलिए तो इन्हें इतना प्रतिभाशाली कवि कहा जाता है कि इन्हें अपने राज्यश्रेय का या राजा का कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था कि हो सकता है कि इस दोहे को सुनकर उन्हें कोई दंड मिलता। लेकिन उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की। जब विपरीत परिस्थितियां राज दरबार में होती थी इस दोहे को लिखने के बाद, तो कई बार उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को जो है अपने दोहों के माध्यम से सचेत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिचय आपके सामने आ ही गया। अब इस दोहे से प्रसन्न हो रानी अनंत देवी चौहान ने बिहारी को काली पहाड़ी नामक गांव जागीर में दिया तथा राजकुमार राम सिंह का शिक्षक भी नियुक्त कर दिया गया। तो देखिए, इन्हें वृत्ति तो लेने पहुंचे, राजकवि का पद मिला और जो है वो अनंत देवी चौहान ने इनको क्या कर दी, काली पहाड़ी जो गांव था वो इनको जागीर में दे दिया। और फिर अपने ही पुत्र राम सिंह का क्या कर दिया, उन्हें शिक्षक भी नियुक्त कर दिया कि भाई नीति, ज्योतिष और जो भी भाषा सिखानी है, जो भी ज्ञान देना है, विधिवत रूप से बिहारी जी ही उन्हें देंगे। अब आगे बिहारी आराम से क्या करने लगे, फिर स्थायी रूप से आमेर में ही रहकर क्या करने लगे, काव्य रचना करने लगे। और वे स्थायी रूप से आमेर में ही, जयपुर में ही बस गए। इसके बाद सत्सई कुल दोहे कितने हैं, इस पर भी विवादास्पद स्थिति रहती है। ज़्यादा विवाद तो नहीं है वैसे। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 713 है, कुछ कहते हैं कि इसमें 719 है। हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आरपीएससी में अगर हम सेकंड ग्रेड देते हैं, आगे फर्स्ट ग्रेड देते हैं, कोई भी परीक्षा देते हैं, नेट की परीक्षा देते हैं, तो अगर बिहारी सत्सई के दोहों पर बात पूछी जाती है, कोई प्रश्न आता है, तो दोनों ऑप्शन में से हमें एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो 713 वहाँ लिखा हुआ होगा या 719। तो हमें तो दोनों ही संख्या याद करनी है, और जब दोनों संख्या में याद करनी है तो फिर दोनों 713 और 19 हमें याद हो ही गई है। एग्जाम में एक ही हमें संख्या मिलेगी, उस पर हमें टिक लगाना है। तो देखिए, अब यहाँ पर 719 भी हमें लिखा हुआ मिलता है। साथ ही अब जो बिहारी सत्सई लिखी है उस पर अन्य कौन सी कृतियों का प्रभाव हमें दिखाई देता है, तो वो कृतियां हैं, देखिए कौन कौन सी है। गाहा सप्तशती हाल कवि के द्वारा लिखित है ये, एवं हित तरंगिणी कृपाराम के द्वारा लिखी गई है। इस रचना पद्धति की रचना है और इसकी जो छाप है, इन दोनों सप्तशती की वो छाप हमें बिहारी सत्सई पर दिखाई देती है, वो प्रभाव हमें दिखाई देता है। अब
आगे बिहारी की प्रसिद्धि का आधार। भाई बिहारी को हम प्रसिद्ध कवि के रूप में जान रहे हैं, प्रतिनिधि कवि के रूप में जान रहे हैं और रीति सिद्ध काव्य धारा के हम प्रतिनिधि कवि कहते हैं। और बिहारी सत्सई को लिखकर इन्होंने इतनी प्रशंसा को प्राप्त किया, इतनी सफलता को प्राप्त किया, तो क्या कारण था उस सफलता का? तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है कल्पना की समाहर शक्ति, भाषा की समाज शक्ति और भौज्ञता। यानी कि 3 विशेषताएं, और तो इनमें विशेषताएं थी लेकिन 3 विशेषताएं मुख्य रूप से थी। एक तो कल्पना की समाहर शक्ति, कि अपनी कल्पनाओं को इन्होंने इतनी ऊंची उड़ान दी कि उन कल्पनाओं में न जाने इन्होंने कितने भावों को समाहित कर दिया और दोहा और सोठा जैसे छंदों में उन्होंने उसे प्रस्तुत किया। तो सबसे पहली विशेषता तो इनकी नई नई कल्पनाओं को एक ही दोहा छंद में क्या किया, समाहित करने की जो शक्ति थी या जो भी उनमें जो सामर्थ्य था वो बिहारी में था। तो ये तो एक इनकी प्रसिद्धि का आधार हुआ। दूसरा, भाषा की समाज शक्ति। समास को हम जानते हैं कि बड़े बड़े वाक्यों को छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में बना देना। तो दोहा और छोटा छंद तो कितना है कि दोहा में अगर 13 और 11 मात्राओं से बना है तो फिर कितना छोटा छंद हुआ, कितनी कम मात्राओं के साथ लेकर चल रहा है। लेकिन दोहे में और सोठे में अनेक भावों को समाहित जो कर दिया गया है वो है भाषा की समाज शक्ति। और बहुज्ञता तो हम जानते ही हैं कि अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाला जो कवि है वो बहुज्ञ, तो इन्हें अनेक विषयों का ज्ञान था। ये जो 3 विशेषताएं हैं वो हमें बिहारी सत्सई में देखने को मिलती है और यही बिहारी सत्सई की प्रसिद्धि का आधार भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रामचरितमानस के बाद बिहारी सत्सई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। हिंदी साहित्य में 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिन पर सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई। अगर उत्तर भारत में हम देखें तो रामचरितमानस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई और रामचरितमानस के बाद बिहारी जिन्होंने केवल एक ही कृति की रचना की, उस कृति का नाम है बिहारी सत्सई। इस पर अनेक टीकाएं लिखी गई है। वो टीकाएं की संख्याएं भी अभी आपके सामने आएगी। तो इनकी टीकाएं जो है, यानी कि तुलसी को पढ़ने के बाद बिहारी सत्सई को जो है सबसे अधिक पढ़ा गया और इन्होंने इस प्रसिद्धि को भी प्राप्त किया। बिहारी रत्नाकर नाम से प्रसिद्ध बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका उत्कृष्ट है। देखिए, तो अब बिहारी रत्नाकर नाम से प्रसिद्ध बाबू जगन्नाथ दास की जो टीका है वो उत्कृष्ट है। अब कौन सी टीका, यानी कि जितनी टीकाएं लिखी गई है उनमें से सर्वप्रसिद्ध जो है वो हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए, बिहारी सत्सई पर प्रथम टीका कृष्ण कवि ने कवित्व सवैया छंदों में की। टीकाएं लिखी यानी कि उसका जो है वो क्या करा है, उन्होंने अनुवाद लिखा है। उन टीकाओं का क्या किया, उन्होंने अर्थ के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से इसके बाद लल्लू लाल मिश्र ने बिहारी सत्सई पर लाल चंद्रिका नामक से टीका लिखी। अब ये कवि पर निर्भर करता है कि वो बिहारी सत्सई जो लिखा हुआ है उसको किस टीका के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। उन टीकाओं को उन्होंने क्या किया है, अलग अलग नाम दे दिए हैं। इसके बाद देखिए, अब बिहारी मूलतः श्रृंगारिक कवि हैं या श्रृंगारिक कवि हैं। चूंकि श्रृंगार के कवि तो रहेंगे ही, रीतिकाल का वातावरण इस तरह का था। जब रीतिकाल का वातावरण कैसा था, ऐश्वर्य से युक्त था, सुरा सुंदरी और मदिरा से युक्त था, तो हमारे जो बिहारी हैं उन्हें मूलतः हम श्रृंगारिक कवि के रूप में जानते हैं। हम रीतिकाल के सभी कवियों को श्रृंगारिक रूप में जानते हैं और बिहारी तो मूलतः हमारे श्रृंगारिक कवि कहलाते हैं। श्रृंगार में भी देखिए, इन्होंने नायिकाओं के रूप सौंदर्य, पूर्वानुराग, मान, प्रवास आदि के चमत्कारपूर्ण चित्र उनके काव्य में है। अब जब श्रृंगार का वर्णन किया जाता है और श्रृंगार में जब नायिका का रूप सौंदर्य आता है, पूर्वानुराग आता है, उसका मान आता है, प्रवास आता है, अभिमान करती है, तो इस तरह के चित्र जो हैं इनके काव्य में हमें अधिकतर मिलते हैं। फिर इसके बाद नायक नायिका के संयोग श्रृंगार में बिहारी का मन अधिक रमा है। यानी कि श्रृंगारिक कवि भी कौन से, संयोग के कवि जो हैं, संयोग श्रृंगार को लेकर ये काव्य में लेकर आए हैं। इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ, दोहे के कारण बिहारी की नायिका को पेंडुलम की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, जब बिहारी का काव्य हम पढ़ेंगे तो अनेक प्रकार की जो नायिकाएं हैं वो हमारे सामने आएगी और यहाँ पर जो ये दोहा लिखा गया है, इस दोहे को देखकर जो है शुक्ल जी ने बिहारी की नायिका को पेंडुलम की संज्ञा दी है। ये हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, हमने इसको पढ़ लिया था, हमने इसके अर्थ को जान लिया था कि बिहारी की जो नायिका है वो विरह के कारण क्या हो गई है, अत्यंत कृशकाय हो गई है और वो इतनी दुबली हो गई है, इतनी तनु
हो गई है, वो इतनी तन्वी के रूप में दिखाई दे रही है, उसका शरीर इतना क्षीण हो गया है कि जब वो सांस अंदर लेती है तो सांस अंदर लेने के साथ 6 हाथ वो पीछे चली जाती है, और जब वो अपनी श्वासों को छोड़ती है तो अपनी श्वास के साथ वो 6 हाथ क्या करती है, आगे चली जाती है। इस तरह नायिका के आगे पीछे की जो स्थिति होती है उसको देखकर ऐसा लगता है कि नायिका जो है वो पेंडुलम के समान क्या कर रही है, दोलन कर रही है, या फिर वो किसी झूले पर चढ़ी हुई, हिंडोले पर चढ़ी सी लगे, यानी कि झूला झूल रही है, ऐसी वो प्रतीत होती है। ऐसी हास्यपद स्थिति भी हमें बिहारी के काव्य में देखने को मिलती है। तो यह है बिहारी की नायिका जिसे पेंडुलम की संज्ञा दी गई है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखकर देव को बिहारी से बड़ा बताया। इसके विपरीत लाल भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा बताया। अब देखिए ये किसी आलोचक पर, समीक्षक पर निर्भर करता है कि वो देव को बड़ा बताते हैं या बिहारी को। कोई जो है बिहारी को देव से बड़ा बता रहे हैं और कोई जो है देव को बिहारी से छोटा बता रहे हैं। तो इस तरह की बात जो है वो हमारे पास जो है वो लेख में आई। तो इसे हम कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन, कि एक कवि ने जो है वो देव और बिहारी का क्या किया है, तुलनात्मक अध्ययन किया है। ये समीक्षक या आलोचक जो है अपनी कृति के रूप में इसे प्रस्तुत करता है कि उसे किस कवि का काव्य जो है वो उत्कृष्ट लगा है। इसके बाद एक परंपरा सी चल निकली और अनेक कवियों ने जो है ऐसा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। बिहारी सस्सई के समकक्ष पूरे यूरोप में कोई दूसरी रचना नहीं है। ये किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन आपको याद है ना, जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा था। तो देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन जो यूरोपियन लैंग्वेज के कवि हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मैं बिहारी सस्सई के समकक्ष पूरे यूरोप में भी कोई रचना दूसरी नहीं देखता हूं कि वहां पर ऐसी कोई रचना मुझे मिल जाए। तो ये भी बिहारी सस्सई के बारे में प्रशंसा के रूप में इन्होंने लिखा है, जिसे हम अपने एग्जाम में कोट करेंगे और कोट करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि परीक्षक पर हमारा जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहारी सस्सई को शक्कर की रोटी कहा डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने। इन्होंने कहा है कि जो बिहारी सस्सई है वो ऐसी मीठी खांड की रोटी है जिसे जिधर से भी तोड़ा जाए कैसा स्वाद आएगा, मीठा ही आएगा। तो शक्कर की रोटी कहने वाले हैं डॉक्टर पदम सिंह शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अब चूंकि हम हिंदी साहित्य के काव्य के जो भेद हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, उन सबको लेकर जो है वो यहाँ पर एक बात कही गई है। शुक्ल जी ने कहा है ये वक्तव्य, क्या कहा उन्होंने कि प्रबंध काव्य तो विस्तृत वनस्थली है, यानी कि हमें वहाँ पर अनेक प्रकार के भाव क्या मिलते हैं, वहाँ पर देखने को मिलते हैं, अनेक प्रकार के रसों की योजना वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। मुक्तक यानी कि मुक्तक शैली में जब काव्य लिखा जाता है, मुक्तक काव्य रूप को लेकर जब कवि आता है तो एक चुना हुआ गुलदस्ता होता है। किसी एक दोहे को हम उठाएंगे तो हमें वहां पर एक ही प्रकार का भाव, एक ही प्रकार का रस, उसके छींटे वहां पर हमें मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। अब जैसा दोहा हम पढ़ेंगे, जिस भाव के साथ उसे लिखा गया है, जो रस वहाँ पर संपादित किया गया है, जिस रस को लेकर उसकी रचना की गई है, उस रस के छींटे से हम क्या हो जाएंगे, सराबोर हो जाएंगे। तो जितने भी 719 वहाँ दोहे लिखे हुए हैं, कहीं तो हमें भक्ति की धारा मिलती है, कहीं वहाँ पर हमें क्या मिलता है, नीति का ज्ञान मिलता है, और कहीं श्रृंगार की अजस्र धारा प्रवाहित होती है। चाहे वो संयोग हो, चाहे वो वियोग हो, या किसी अन्य रस को लेकर, अन्य भाव को लेकर बात कही गई है, तो जो दोहा हम उठाएंगे उसके रस से हम सराबोर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए अब बिहारी का विरह कई स्थानों पर हास्य के स्तर पर उतर आता है। इस उतर को आप जो है वो इस तरह से कर लीजिए, उतर आता है। अब आचार्य शुक्ल ने कहा है, और पेंडुलम की संज्ञा भी तो किसने दी है, आचार्य शुक्ल जी ने दी है। इसके बाद बिहारी की रचनाओं में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। जब हमने अपनी क्लास में पहले पढ़ा था तो मैंने वहाँ पर एक ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिया था कि भाई त्रिवेणी पर हम बात करेंगे। तो त्रिवेणी का अर्थ हुआ 3 धाराएं। अब जब 3 धाराओं की बात हो रही है तो जो बिहारी का काव्य है उसमें हमें भक्ति के संबंधित दोहे भी मिलते हैं, वहाँ हमें नीति से संबंधित दोहे और श्रृंगार से संबंधित दोहे भी मिलते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आपने देखा है कि हमें मिला है, तो जब हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, अगर हमें ये प्रश्न मिलता है आगामी परीक्षा में, तो फिर हमें भक्ति के संबंधित दोहे भी याद करने होंगे, हमें नीति के दोहे पर भी अपनी पकड़ बनानी होंगी, और श्रृंगार के दोहों पर भी अपनी पकड़ बनाकर इन त्रिवेणी को मिलाकर, इन तीनों रसों को मिलाकर हमें अपने उत्तर देना होगा। तब कहीं जाकर परीक्षक हमें 15 में से 12 या 13 नंबर देगा। तो जैसे हम
बिहारी सस्सई का अध्ययन करते हैं तो बीच बीच में हमें भक्ति के दोहे, नीति के दोहे, श्रृंगार के दोहे वहाँ हमें दिखाई देंगे। इसीलिए रीति काल में 2 कवि हैं, 2 कवियों के काव्य में हमें त्रिवेणी मिलती है। पहला कवि तो बिहारी आपके सामने आ गया, जहां हमें भक्ति, नीति और किसकी, श्रृंगार की त्रिवेणी मिली। जब हमने अध्ययन किया था तो मैंने एक और चर्चा आपके सामने की थी कि पद्माकर का काव्य भी त्रिवेणी है। फर्क इतना सा है कि पद्माकर के काव्य में त्रिवेणी किसकी है, भक्ति की त्रिवेणी रहेगी, श्रृंगार की त्रिवेणी रहेगी, नीति की जगह वहां वीर रस की त्रिवेणी आ जाती है। तो ध्यान रखिए आप, बिहारी के काव्य में तो नीति शब्द है और पद्माकर का जब अध्ययन हम अपनी आगामी कक्षाओं में करेंगे तो वहां पद्माकर के काव्य में नीति के स्थान पर वीर रस की जो है वो धारा हमें दिखाई देती है। इसलिए वहां वैसी त्रिवेणी के रूप में हम उसका अध्ययन करेंगे और उस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, यानी कि जो भाषा लिखी गई है, चूंकि हमने अभी अध्ययन किया था, हमने भी परिचय में पढ़ा कि भाई वहाँ प्राकृत का भी उन्हें ज्ञान था, उन्हें अपभ्रंश का ज्ञान भी था और संस्कृत के तो प्रकांड पंडित थे ही। इसीलिए जब उन्होंने इसकी रचना की तो ब्रज भाषा तो रीतिकाल के 200 वर्षों की भाषा ही है और यहाँ पर साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। इसके बाद देखिए, बिहारी को प्रत्येक दोहों के लिए सोने का सिक्का मिलता था, बात कर चुके हैं इस पर हम अपनी। इसके बाद दोहा जैसे छोटे से छंद में चुन चुन कर व्यंजक शब्द का प्रयोग कर अर्थ गांभीर्य कौशल दिखाया गया है। चूंकि बिहारी की विशेषता है कल्पना की समाहर शक्ति और भाषा की समास शक्ति। जब ये 2 विशेषताएं आ जाती है तो दोहा छंद में, मैंने छंद की भी बात बताई आपको, 13 और 11 मात्राओं का जो छोटा सा छंद है, उस छंद में इन्होंने चुन चुन कर व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया है और अर्थ गांभीर्य को लाकर उस छंद में अनेक भावों को समाहित करने का उन्होंने प्रयास किया है। तभी तो बिहारी के साहित्य को क्या कहा जाता है, गागर में सागर समाहित हो गई, ऐसा कहा जाता है। ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। ये जो हमने पद पढ़ा या हम इन दोहों को रटते हैं, बोलते हैं, जुबा पर हैं, तो इसीलिए बिहारी के जो दोहे हैं अर्थ गांभीर्य कौशल उसमें दिखाई देता है। बिहारी ने गागर में क्या कर दिया है, सागर को समाहित कर दिया है। कम से कम शब्दों में अधिक भावों की व्यंजना उन्होंने व्यक्त की है और ऐसे कई दोहे, कई भाव हमारे पाठ्यक्रम में हैं। जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो इस विशेषता को और भी हम वहां पर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बिहारी ने अपनी भाषा के बल पर क्या किया है, गागर में सागर भरा है, ये अभी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद देखिए, आलोचकों ने इनकी शुद्ध भाषा को मध्यकाल की मानक काव्य भाषा के रूप में स्वीकार किया है, साहित्यिक ब्रज भाषा। और इन्होंने क्या किया है कि बिहारी ने जो भाषा लिखी है वो एक शुद्ध मानक स्टैंडर्ड भाषा है। अगर हमें किसी और की भाषा का अध्ययन करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो बिहारी की भाषा से हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करके हम उसकी भाषा में अगर कोई समीक्षक के रूप में अगर उस भाषा को देखना चाहते हैं तो यहाँ बिहारी की भाषा को उठाकर क्या कर सकते हैं, हम अध्ययन कर सकते हैं और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए मध्यकाल की मानक स्टैंडर्ड भाषा के रूप में बिहारी की भाषा को बताया गया है। अलंकारों का समुचित प्रयोग, प्रसंगानुकूल मधुर व्यंजक पदावली और शब्द शक्तियों का प्रयोग उत्कृष्ट है। हमने बात कर ली है, हम विशेषताओं को जानते हैं। कवियों के दंगल लग रहे हैं, कवियों की प्रतिस्पर्धा का युग है रीतिकाल, तो वहां पर हर कवि की प्रतिबद्धता थी कि वो अपने काव्य में कैसे शब्दों का प्रयोग करे, अलंकारों का समुचित प्रयोग करे, अलंकारों से कविता कामिनी को सजाए और प्रसंगानुकूल मधुर व्यंजक पदावली को लेकर आए, शब्द शक्तियों का प्रयोग करके अपने काव्य को और भी उत्कृष्ट बनाए। तो ये जो है बिहारी के काव्य की विशेषता भी रही। इसके बाद इनकी भाषा में चित्रोपमता, नाच सौंदर्य, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। चित्रोपमता हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम इनके दोहों को पढ़ते हैं वैसे वैसे चित्र हमारे मस्तिष्क में बनते चले जाते हैं, ऐसी चित्रों वाली भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। नाच सौंदर्य, जब हम इनके दोहों का अध्ययन करते हैं तो हमें जब अंतिम पंक्ति के जो दोहे हम पढ़ते हैं, अंतिम जो वर्ण होता है, उन वर्णों में, उन शब्दों में हमें एक नाच सौंदर्य दिखाई देता है। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग तो इन्होंने किया ही है। क्यों किया है? क्योंकि नीति संबंधी जब हमें ज्ञान देना है तो समाज में जो मुहावरे, जो लोकोक्तियां प्रचलित थी, उनका भी इन्होंने काव्य में प्रयोग किया है। इसलिए इनके काव्य में, इनकी भाषा में हमें यह विशेषता भी देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बिहारी का परिचय हमने प्राप्त कर लिया। बिहारी सस्सई, बिहारी कृतित्व के रूप में अगर हम बात करते हैं या बिहारी ने जिस कृति की रचना की वो कृति है हमारी बिहारी सस्सई। अभी हमने बात की थी आपसे कि भाई जो बिहारी
की सस्सई पर जो टीकाएं लिखी गई है वो सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। इसीलिए देख लीजिए जगन्नाथ दास रत्नाकर, इस टीका की हमने बात की थी, ये सबसे सर्वप्रसिद्ध टीका बिहारी की मानी जाती है। इसके बाद जो बिहारी सस्सई संपूर्ण व्याख्या के साथ, तो टीका का अर्थ भी समझ में आ गया कि भाई बिहारी ने जो दोहे लिखे हैं, जो छंद लिखे हैं, उसका अर्थ जब व्याख्या के रूप में हमें मिले तो उसे हम कहते हैं टीका। अब ये तो सामान्य सा परिचय। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहारी सस्सई की विषय वस्तु को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग आपको याद है, वो त्रिवेणी के नाम आपको याद है। त्रिवेणी के नाम के सामने सबसे पहले श्रृंगार विषय का आ गया है, दूसरा आप देखिए भक्ति या अध्यात्म परक, फिर तीसरा आ गया आपके पास नीति विषयक। यानी कि इन 3 विषय वस्तु को लेकर जो है वो बिहारी सस्सई की रचना की गई है। सस्सई सप्तशती मुक्तक काव्य में 719 या 713 दोहे हैं। टीकाएं, सस्सई पर अनेक कवियों एवं लेखकों ने टीकाएं लिखी, कुल 54 टीकाएं प्राप्त है और अंतिम टीका किसकी है? रत्नाकर जी की है, जो सर्वप्रसिद्ध भी है। अब काव्यगत विशेषताओं को, चूंकि हमें 15 नंबर का प्रश्न भी लिखना होता है एग्जाम में, तो बिहारी की काव्यगत विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले देखिए वर्ण्य विषय कि बिहारी का वर्ण्य विषय क्या है। तो भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति, चित्रण, न जाने हम कितने विषयों को लेकर इस पर बात कर लेंगे। इसके बाद आप देखिए श्रृंगार रस, अभी हमने बात की कि बिहारी मूलतः श्रृंगारिक कवि कहलाते हैं। इसके बाद देखिए भक्ति भावना कि बिहारी की भक्ति भावना, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और राधा कृष्ण को आधार बनाकर इन्होंने भक्ति विषयक दोहों की रचना की है। इसके बाद नीति वर्णन, चूंकि समाज में इन्होंने देखा और एक सचेत कवि के रूप में इन्होंने नीति संबंधी, उपदेश परक संबंधी भी दोहों की रचना की है। इसके बाद देखिए भौज्ञता, इस पर हम बात कर चुके हैं कि बिहारी को अनेक विषयों का ज्ञान था, इसलिए भौज्ञ के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। चलिए भौज्ञता पर तो हमने बात कर ही ली है। इसके बाद हम प्रकृति चित्रण पर आते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि रीतिकाल के कवियों ने प्रकृति चित्रण पर भी काव्य लिखा है, लेकिन प्रकृति चित्रण के जो दोहे हैं उसमें हमें आलंबन और उद्दीपन का रूप ही हमें दिखाई देता है। इसके बाद सातवीं विशेषता है हमारी भाषा। चूंकि भाषा को लेकर भी हम बात करेंगे और भाषा जो रही, भाषा में कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसको लेकर जब हम बात करेंगे तो ये भी हमारा, जब काव्यगत विशेषताओं को हम लिखते हैं तो वहां पर हमारा मुख्य विषय रहता है, मुख्य पॉइंट के रूप में हम बात करते हैं। अगली विशेषता हमारी अलंकार। अब अलंकार भी रीतिकाल की एक सर्वप्रमुख विशेषता थी, तो बिहारी ने कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है उसका अध्ययन भी हम करेंगे। और चूंकि हम फर्स्ट ईयर में भी जो है प्रश्नों का उत्तर लिखते आए हैं, तो जब हम कला पक्ष पर बात करते थे तो भाषा, रस, छंद, अलंकार, इन पर हमने बात की है। और जिस कवि ने जिस भी अलंकारों का उपयोग किया है उनका हम क्या करते थे, उसमें वर्णन करते थे। तो यहाँ पर भी वही अलंकारों की विशेषताएं या अलंकारों के नाम हमारी आएंगे इस विषय के अंतर्गत। इसके बाद देखिए छंद, दोहा और सोठा, 2 छंदों में इन्होंने काव्य रचना की है, उस पर हम बात करेंगे। और अंतिम जो हमारा शैली, कि किस शैली को जो लेकर आए हैं और किस काव्य रूप को लेकर जो है बिहारी ने काव्य लिखा है। तो ये बिहारी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं ये हमें बिहारी सस्सई में दिखाई देती है। इसके बाद अब वर्ण्य विषय, थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेते हैं, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। फिर बिहारी सस्सई का वर्ण्य विषय विस्तार लिए हुए है, अनेक विषयों को इसमें समाहित किया गया है। दूसरी विशेषता श्रृंगार रस। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग पक्ष। संयोग श्रृंगार में हाव भाव व अनुभवों का सूक्ष्म जो है वो वर्णन किया गया है। वियोग श्रृंगार जो है वो अतिशोक्तिपूर्ण है और अतिशोक्तिपूर्ण होने के साथ साथ हास्य की जो प्रवृत्ति है उसमें हमें दिखाई देती है। साथ ही भक्ति भावना, मूलतः हमारे बिहारी जो हैं वो श्रृंगारिक कवि थे, लेकिन राधा कृष्ण के प्रति भक्ति को इन्होंने व्यक्त किया। ये रीतिकाल का हर एक कवि, चाहे वो श्रृंगारिक कवि हो, लेकिन अपने काव्य में उन्होंने भक्ति विषयक दोहों की, पदों की रचना की ही है। इसके बाद देखिए अब नीति वर्णन। बिहारी सस्सई में नीति विषयक दोहों को भी स्थान मिला है। ये दोहे बिहारी के तत्कालीन समाज के व्यवहार को व्यक्त करने की दृष्टि के परिचायक है। जैसा उन्होंने समाज देखा, जैसा जो आचरण कर रहा था, उसको उपदेश देने के लिए, नीति संबंधी ज्ञान देने के लिए उन्होंने क्या किया है, नीति संबंधी दोहों की रचना भी की है। अगली विशेषता हमारी हो जाएगी भौज्ञता। अब देख लीजिए बिहारी को किन किन विषयों का ज्ञान प्राप्त था, क्यों उन्हें भौज्ञ कवि के रूप में जाना जाता है। ज्योतिष की उन्हें जानकारी थी, आयुर्वेद के बारे में वो जानते थे, गणित और विज्ञान आदि का ज्ञान वो रखते थे, साहित्य का विद्यार्थी या साहित्य कवि होने के साथ साथ इन विषयों पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। अगली विशेषता प्रकृति चित्रण। षट ऋतुओं का सुंदर वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है, यानी कि हम जिन 6 ऋतुओं को लेकर चलते हैं हिंदी साहित्य में, उन 6 ऋतुओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है।
भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा, सूरदास की ब्रज भाषा का विकसित रूप मुहावरों का प्रयोग किया गया है। अभी हमने बात की थी कि मध्यकाल की स्टैंडर्ड भाषा के रूप में बिहारी की भाषा को जाना जाता है, तो सूरदास जी ने जिस ब्रज भाषा का प्रयोग किया उस ब्रज भाषा से आगे जो है विकसित रूप हमें बिहारी की भाषा में दिखाई देता है, और मुहावरों का प्रयोग तो इन्होंने किया ही है, लोकोक्तियों का प्रयोग इन्होंने किया ही है। अब छंद, दोहा और सोठा। दोहा छंद की प्रधानता बिहारी के दोहे समाज शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यानी कि केवल छंद भी कौन से, दोहा और सोठा। और हम सभी जानते हैं कि दोहा का विपरीत होता है सोठा। दोहा में तो क्या है, 13 और 11 की मात्राएं होती है, यानी कि पहली पंक्ति में जितने भी हमारे यहाँ पर शब्द लिखे हुए होते हैं उन्हें दोहा और छंद, जब हम फाइनल ईयर में अध्ययन करेंगे तो हमें और समझ में आ जाएगा कि दोहा और छंद की मात्राओं का जब अध्ययन किया जाता है तो गुरु और लघु के माध्यम से हम इसका अध्ययन करते हैं। तो पहली जो पंक्ति लिखी हुई होती है उसमें 13 और कॉमा के बाद जो हमारा आधी जो पंक्ति है उसमें 11 मात्राएं होती है, और सोठा इसके विपरीत हो जाता है 11 और 13। ऐसे छोटे से 2 छंदों में इन्होंने क्या किया है, अपनी अनेक भावों को समाहित किया है, कल्पना की समाज शक्ति का परिचय दिया है, भाषा की समाज शक्ति का परिचय दिया है। ये है बिहारी की प्रतिभाशाली परिचय का, प्रतिभा का परिचय है ये। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और सांगरूपक अलंकार का प्रयोग इन्होंने किया ही है। शैली, माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, श्रृंगार के दोहों में माधुर्य गुण से युक्त सरस शैली, और नीति के दोहों में चमत्कारपूर्ण शैली, दर्शन, ज्योतिष, गणित के दोहों में भी हमें इस शैली का परिचय मिलता है। चूंकि हम जानते हैं कि गुण 3 होते हैं, रीतियां 3 होती है, तो जैसा गुण होता है वैसा ही हम रीति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए, श्रृंगार में अगर माधुर्य गुण है तो वैदर्भी रीति का प्रयोग होता है। तो जो श्रृंगार के दोहे लिखे गए हैं उसमें माधुर्य गुण से वे युक्त हैं। इसका अध्ययन हमने अपनी पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छी तरह से किया था, जब हम कला पक्ष का लिखते थे, अभिव्यक्ति पक्ष पर जब हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते थे। इसके बाद देखिए अब व्याख्या विश्लेषण। चलिए, बिहारी का परिचय हमने आज की कक्षा में प्राप्त कर लिया। अब हम व्याख्या विश्लेषण की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने पदों का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, अपने पदों की व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। चूंकि पदों की व्याख्या तो हम पूर्व कक्षाओं में, हम कहें कि पिछली कक्षाओं में भी हम कर चुके हैं, और हमारा एक व्याख्या लिखने का एक पैटर्न होता है, उसी सेट पैटर्न से हम व्याख्या लिखते हैं, क्योंकि परीक्षा में 40 नंबर की व्याख्याएं हमें अब भी मिलेगी। तो 40 नंबर की व्याख्याओं के लिए जब हमें एक लिखित तरीका आना चाहिए कि किस तरह से व्याख्या का विश्लेषण किया जाता है, वो तरीका, वो प्रकार तो हमें मालूम है, लेकिन चूंकि फिर हम जो है बिहारी का अध्ययन करने जा रहे हैं, अपने कवि को पढ़ने जा रहे हैं, और आज से आप अपना होमवर्क भी करना प्रारंभ कर देंगे, इसलिए आपके सामने एक व्याख्या विश्लेषण के रूप में जो है वो माध्यम आ रहा है। व्याख्या विश्लेषण शुरू करते हैं। हम सब व्याख्या को लिखने के तरीका तो जानते हैं, लेकिन फिर भी कक्षा आज पहली है तो इस विधिवत रूप से हम जान लें कि कैसे हम व्याख्या लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम संकेत में हम सभी जानते हैं कि व्याख्या जब लिखी जाती है तो उसका जो पद हमारे पाठ्यक्रम में आया है, उस पाठ्यक्रम का पहला शब्द हम डैश डैश करेंगे और उसके बाद में जो है उसका अंतिम पद यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखिए संदर्भ आता है। संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि कवि का परिचय और वो पद कहाँ से लिया गया है उसका हम संक्षिप्त परिचय देते हैं। इसके बाद देखिए अब इसको पढ़ लेते हैं संदर्भ में। चूंकि हमें अपने 25 दोहों में यही संदर्भ लिखना है, इसीलिए हमें ये याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक बिहारी सस्सई से उद्धृत है। चूंकि ये तो आ गया हमारा कि वह दोहा कहाँ से लिया गया है, उस पुस्तक का परिचय आ गया है। उस पुस्तक के परिचय के बाद हमारा जो कवि है, जिसका वो पद हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और जो हमें व्याख्या के रूप में लिखना है, उसका परिचय हम देंगे। तो देखिए, बिहारी सस्सई भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी है। इस बात को भी हमने जान लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर उस कवि की मुख्य विशेषता को यहाँ पर लिखना है। बात समझ में आ गई। संदर्भ हो गया, क्योंकि जब 10 नंबर की व्याख्या हमें लिखनी है तो वो 10 नंबर या हमारे 9 नंबर जितने भी पाठ्यक्रम में हैं, वो व्याख्या जितने अंक की है उसमें ये जो है वो विभाजित होते हैं अंक, कि हमारे अगर हमने ये सही लिख दिया तो हमारे 2-2.5 अंक हमें पूरे मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए, हमारे पाठ्यक्रम में हमारी व्याख्या में क्या मिलता है, हमें
प्रसंग। प्रसंग अब क्या है कि जो भी दोहा, जो भी पद, जो भी कवित, जो भी सवैया हमें पाठ्यक्रम में मिला है, उससे पहले क्या चर्चा हो रही थी, उसकी थोड़ी सी जानकारी हमें कहाँ देनी होती है, अपने प्रसंग में देनी होती है। तो देखिए क्या है वो जानकारी। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण बिहारी श्री राधिका जी की स्तुति करते हैं। मंगलाचरण के रूप में ये दोहा बिहारी का श्री राधिका को समर्पित है, अपने उद्धार की यहाँ पर विनती की गई है। बात समझ में आ गई। तो किस दोहे की हम बात कर रहे हैं उस दोहे को भी हम देख लें। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत, श्याम हरित दूती होई। ये दोहा है और इस दोहे का अध्ययन हमें अपने पाठ्यक्रम में करना है और आपकी पुस्तक का ये पहला दोहा है। आपकी पुस्तक का क्या, ये तो बिहारी सस्सई का भी पहला दोहा है। तो देखिए उसका हमने प्रसंग यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से हमें हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी दोहे मिलेंगे उसके प्रसंग हमें विषयानुसार अलग अलग लिखने होंगे। आपका संकेत बदलेगा, आपका प्रसंग बदलेगा और आपकी व्याख्या बदलेगी, लेकिन संदर्भ हमें एज इट इज याद करना होगा 25 दोहों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या, ये मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है क्योंकि व्याख्या हम अपने आप लिखेंगे जब हम पद का अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद हम सभी जानते हैं, उसके बाद हम विशेष लिखते हैं और विशेष में भी सबसे पहले हम लिखते हैं अनुभूति पक्ष या फिर हम क्या लिखते हैं, भाव पक्ष लिखते हैं। सभी विद्यार्थी जानते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, आपसे पहले मैं बता चुकी हूँ, बात कर चुकी हूँ कि हमें 2 पॉइंट में जो है मूल रूप से क्या करना है, यहाँ पर भाव पक्ष के बारे में लिखना है। यानी कि जो दोहा हम पढ़ेंगे उसकी 2 मूल बातें हमें जो है यहाँ पर विशेषता के रूप में लिखनी होगी, भाव के रूप में लिखनी होगी। उसे हम कहते हैं अनुभूति पक्ष या भाव पक्ष। ये बात हो गई हमारी। फिर अनुभूति पक्ष के बाद हमारे पास दूसरा जो हमारा विशेष का दूसरा पॉइंट है वो है हमारा अभिव्यक्ति पक्ष, जिसे सामान्य शब्दों में हम कला पक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, कला पक्ष के पॉइंट हमें याद है, भाषा, रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति और काव्य रूप। ये हम पॉइंट कर करके लिखेंगे। इस तरह हम संकेत से शुरू कर विशेष पर आएंगे और विशेष के भी अभिव्यक्ति पक्ष में हम काव्य रूप को सबसे अंत में लिखेंगे और हमारा 9 नंबर का जो है प्रश्न का एक जो समीकरण है वो पूरा होता है। यहाँ पर हमने 9 नंबर की व्याख्या को लिख लिया है। ऐसी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 व्याख्याएं हमें एग्जाम में लिखनी है, या तो 40 नंबर के लिए या फिर 36 नंबर के लिए हमें अपने पाठ्यक्रम में लिखनी है। आगे बात समझ में। तो 36 नंबर की पकड़ के लिए काफ़ी वेटेज रखते हैं ये मार्क्स हमारे लिए, इसलिए व्याख्या लिखने का तरीका हमारा बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। परीक्षक व्याख्याओं में हमें अधिकतम अंक दे दे ताकि प्रश्नों पर हमें जो अंक मिले तो हिंदी साहित्य में हम जो हैं वो 75, 80, 85 के अंक ले आएँ। चलिए, अब ये तो हमने व्याख्या विश्लेषण का तरीका जान लिया। अब आज की कक्षा में हम अपने पहले पद को पढ़ने जा रहे हैं। वो पहला पद है आपके सामने आ ही गया है। देखिए क्या है वो पहला दोहा। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्यामो हरित दूती होए। आप सभी ये जान लें कि जो हमारे रेगुलर विद्यार्थी 2019 में ये व्याख्या रिपीट भी हो चुकी है, तो 2021 का जब हम पेपर देंगे तो क्या पता हमें ये पद, ये दोहा मिल जाए। तो अब दोहा हमारे सामने है। जब भी दोहा हम पढ़ते हैं, जब भी ऐसे पद हमारे सामने आते हैं, तो हमारी कक्षा का नियम होता है कि हम इसके कठिन शब्दों पर बात करें, हम इसके कीवर्ड्स पर बात करें। और पिछली कक्षाओं में हमने वर्कशीट के थ्रू जो है अपनी इन व्याख्याओं के कठिन शब्दों पर बात की थी, लेकिन आज की कक्षा में हम यहाँ पर जो है कठिन शब्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो कठिन शब्द कौन कौन से हैं उन पर बात करते हैं। देखिए, मेरी भव बाधा हरो। अब यहाँ पर मेरी बात हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने संदर्भ में बात कर ही ली है कि मंगलाचरण के रूप में यहाँ पर सर्वप्रथम दोहा है ये बिहारी सस्सई का, और राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण राधा को वहाँ श्री कृष्ण से बड़ा माना जाता है। इसीलिए बिहारी जी ने जो है वो श्री राधिका जी की स्तुति की है और उनसे ये विनती की है। विनती में क्या कहा गया है वो देखिए आप लोग। अब मेरी भव बाधा हरो, अगर यहाँ पर हम एक मूल शब्द कीवर्ड देखें तो यहाँ पर भव का अगर हमें अर्थ आ जाए तो हम जो है वो आधी पंक्ति का अर्थ हमें समझ में आ जाएगा। तो भव का अर्थ होगा संसार, यानी कि हे राधिका, श्री राधिका, आप क्या कीजिए, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए, उनका निवारण कीजिए, उन्हें हरिए।
ये मैं सामान्य शब्द बता रही हूँ, अभी आपको चर्चा हम विस्तृत करेंगे। देखिए अभी तो केवल शब्दों में से अगर हमारे पास कोई पद आ जाता है तो कैसे हम उसका अर्थ करते हैं उसको हम जान रहे हैं, उस टेक्निक को सीख रहे हैं। राधा नागरी सोई, राधा श्री राधिका के लिए कहा गया है। नागरी का अर्थ हम जानते हैं नगर में रहने वाले, और नगर में रहने वालों को इस समय चतुर कहा जाता था, तो हे चतुर श्री राधिका। और सोई जो है, सोई का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा वही चतुर श्री राधिका मेरी सांसारिक भव बाधाओं का निवारण करेगी, हरण करेगी, उनको दूर करेगी। पहली पंक्ति समझ में आ गई? आसान है, शब्दों का हेरफेर करके हमने इसका अर्थ जानकर इस पंक्ति का अर्थ निकाल लिया। अब देखिए, आइए यहाँ पर दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति को शुरू करने से पहले मैं दो चर्चा आपके सामने करना चाहती हूँ। वो चर्चा है हमारी अलंकार को लेकर। अलंकार आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, तो आप जानते हैं कि यमक और श्लेष अलंकार को हम पढ़कर आए हैं। यमक अलंकार को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर। अब जब यहाँ पर हमने इस अलंकार में इस पंक्ति को देखा है तो यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है, और दोनों बार आने के साथ साथ ये दोनों ही अर्थ जो हैं शब्द के वो अलग अलग हैं। एक बेर का अर्थ हो जाएगा 3 समय खाती थी, और दूसरे बेर का अर्थ है फल। यानी कि यमक अलंकार में शब्द अनेक बार आता है, एक ही शब्द, लेकिन हर बार वो अपना क्या रखता है, अर्थ भिन्न रखता है। वहां तो होता है यमक अलंकार। लेकिन श्लेष उसका विपरीत है। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि शब्द तो आता है एक बार और उसके अर्थ होते हैं अनेक बार। तो बिहारी के काव्य में हमें श्लेष अलंकार के अनेक दोहे हमें अपने पाठ्यक्रम में मिलेंगे। श्लेष और यमक इनके बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें उसी श्लेष अलंकार की छटा या सौंदर्य दिखाई देगा। तो अगर हम श्लेष अलंकार का अर्थ जान गए हैं कि भाई शब्द तो है एक लेकिन अर्थ निकलेंगे भिन्न भिन्न, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। इसीलिए अगर इस पहले पद पर हम अपनी पकड़ बना लेंगे, इस पहले पद को हम जान जाएंगे, सरलता से सीख पाएंगे, तो फिर आगे का अध्ययन हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। पहली पंक्ति का अर्थ तो सभी को समझ में आ ही गया है। दूसरी पंक्ति को मैं हल्का फुल्का समझाती हूँ, फिर आपसे बात करूंगी। देखिए मैं, अब जा तन की झाई, अब जा यानी जिसके, तन यानी शरीर, झाई यानी परछाई, यानी कि राधा के शरीर की परछाई परे यानी पड़ती है, जाती है, प्रतिबिंबित होती है। श्यामु हरित दूती होए, श्यामु की वर्ड का अर्थ हमें आता ही है, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, श्याम अर्थात श्री कृष्ण। हरित दूती होए, तो यहाँ पर जो हमारे पास में श्लेष अलंकार के माध्यम से जिन शब्दों के अर्थ हमें लगाने हैं वो हो जाएगा हमारा श्यामु और हरित दूती होए। इन शब्दों को हम श्लेष के माध्यम से सीखेंगे। तो एक अर्थ में तो हमने श्याम का अर्थ श्री कृष्ण कर लिया है, यानी कि श्री राधा की परछाई श्री कृष्ण पर पड़ते ही श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, हरित दूती हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। जैसे ही राधा श्री कृष्ण का मिलन होता है तो राधा को देखते ही श्री कृष्ण कैसे हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त मुद्रा के साथ हमें दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? अब अगर हमें याद है, और हमने रामचरितमानस की कभी चर्चा की, तो हमें याद है कि भाई जब तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका को लिखा था तो विनय पत्रिका लिखने के बाद उन्होंने राम को वो सीधे ही संप्रेषित नहीं की थी। किसके माध्यम से? जानकी मैया के माध्यम से उन्होंने उसे संप्रेषित किया था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई मेरे जो आराध्य हैं, अगर उनकी जो अर्धांगिनी है, अगर उनके पास मैं विनती लगाता हूँ और उनके माध्यम से अगर ये हमारी विनय पत्रिका उन तक पहुँचती है तो मेरा उद्धार जो है श्री राम जी जल्दी ही करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण जहाँ राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है, यहाँ पर अपने उद्धार के लिए, अपने मोक्ष के लिए किससे विनती की गई है? राधा से विनती की गई है। क्योंकि राधा की परछाई तो श्री कृष्ण पर पढ़ते ही श्री कृष्ण कैसे हो जाते हैं? प्रसन्नचित हो जाते हैं, प्रसन्नता से युक्त हो जाते हैं। अब ये तो मैंने एक सामान्य सा अर्थ आपको बताया, लेकिन चूंकि मैंने बात आपसे कर ली है श्लेष अलंकार की भी, तो आपके मन में जिज्ञासा है कि श्लेष अलंकार से इसके और कितने अर्थ निकलेंगे। तो भाई विद्यार्थियों, हम याद कर ले कि अगर ये दोहा हमें एग्जाम में मिलता है तो हमें इसके श्लेष अलंकार के माध्यम से 3 अर्थ जो हैं अपनी पुस्तक में लिखने होंगे, अपने आंसर बुक में हमें लिखने होंगे। कैसे? देखिए, अब चर्चा करते हैं विधिवत रूप से। देखिए आपके सामने कठिन शब्दार्थ आ रहे हैं। भव का अर्थ संसार, अभी बताया था, चर्चा की हमने। बाधा, कष्ट, समस्याएं, सांसारिक बाधाओं की बात यहाँ पर कही गई है। हरो यानी हरण करना। भव का अर्थ हम जान ही गए कि भव का अर्थ क्या है? संसार। इसके बाद नागरी का अर्थ क्या हो जाएगा? चतुर हो जाएगा। और सोई का अर्थ हो जाएगा वही,
वही चतुर राधिका। इसके बाद झाई यानी परछाई या आभा की बात यहाँ पर कही गई है। फिर इसके बाद श्यामू, श्यामू का अर्थ है हमने किसके रूप में किया है, श्री कृष्ण के रूप में किया है। और श्लेष के अर्थ में अगर हम जानेंगे तो वही हम क्लेश, पाप, दुख, कष्ट, इनके रूप में भी जो है हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हरित जो है वो हरियाली से युक्त है, और जो द्युति है वो चमक से युक्त है कि भाई जब श्री कृष्ण के ऊपर राधा की परछाई आती है तो फिर क्या होते हैं, श्री कृष्ण प्रसन्नता से युक्त हो जाते हैं, चमक से युक्त हो जाते हैं, उनका जो है वो प्रसन्नता युक्त जो है वो मुख हमें दिखाई देता है। कठिन शब्द हमने देख लिए। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखें, प्रस्तुत दोहे में बिहारी विनती करते हुए कहते हैं, वही चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं, कष्टों का हरण कर सकती है, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की आभा हरित हो जाती है। अब हरित का अर्थ हो गया यहाँ पर देखो। अब देखिए व्याख्या, सामान्य रूप से व्याख्या है ये भी तो कि भाई श्री कृष्ण के शरीर की आभा हरित हो गई, और हरित जो है वो यहाँ पर प्रसन्नता का सूचक है, प्रसन्न युग हो गए। जैसे ही राधा और श्री कृष्ण का मिलन हुआ, सामान्य व्याख्या तो आपने लिख दी। अब तीन अर्थ कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला अर्थ जो है आपके सामने आ रहा है, देखिए श्लेष अलंकार होने के कारण प्रस्तुत दोहे के तीन अर्थ हैं। तीन अर्थ कैसे हैं देखिए, अगर हम बैक में चलते हैं, यहीं पर हम बात करते हैं, देखिए तो आपके सामने फिर ये आ गया है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो पहला अर्थ तो समझ में आया हमें कि राधा की परछाई श्री कृष्ण पर पड़ते ही श्री कृष्ण क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। पहला तो अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ क्या होगा कि भाई जो राधा है वो कैसी है, स्वर्णिम आभा से युक्त है, पीत वर्ण से युक्त है। तो जब राधा की स्वर्णिम आभा श्री कृष्ण के श्याम वर्ण पर जाएगी, यानी कि श्री कृष्ण का श्याम वर्ण काला रंग है, और जब पीला और काला रंग मिलता है तो फिर वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, और हरा रंग जो है वो हरियाली का सूचक है। बात समझ में आई आपको, समझ में आ गई कि देखिए पहला अर्थ तो हो गया कि भी राधा की परछाई श्री कृष्ण पर पड़ते ही श्री कृष्ण क्या हो गए, प्रसन्नचित हो गए। दूसरा क्या हुआ कि राधा का जो स्वर्णिम आभा, राधा का जो पीत वर्ण है वो अगर श्री कृष्ण पर जाता है, श्री कृष्ण पर अगर उसकी परछाई जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का जब वर्ण एक हो जाता है तो वो हरित रंग या हरियाली में परिवर्तित हो जाता है, और हरियाली हमेशा किसका, प्रसन्नता का सूचक होती है। दूसरा अर्थ हमारा ये हो गया। फिर तीसरा अर्थ क्या है, तीसरा अर्थ ये है कि भाई राधा का स्मरण करते ही जीवन से जितने भी क्लेश हैं, जितने दुख हैं, जितनी बाधाएं हैं, जितने कष्ट हैं, वो अपने आप ही क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, और जीवन में क्या हो जाएगा, मोक्ष या उद्धार जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से श्लेष के हम तीन अर्थ करेंगे, बिल्कुल हम कंफ्यूज ना हो। चलिए फिर हम अपने पहले अर्थ की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये तो हमने सामान्य सा अर्थ किया, तो देखिए अब जो हमारा है वो पहला अर्थ आपके सामने आ रहा है, देखिए पढ़ते हैं उसे। वही चतुर राधिका, यहीं से हमें शुरू करना है, सोई हमने शब्द देखा था। वही चतुर राधिका मेरी सांसारिक समस्याओं का निवारण करेंगी, जिनके शरीर की परछाई श्री कृष्ण पर पड़ते ही श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वही चतुर राधिका जी मुझ पर कृपा करके मेरे कष्टों को दूर करेगी। इसका पहला जो अर्थ है वो ये अर्थ हो गया। आगे बात समझ में, आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया श्लेष के माध्यम से। दूसरे अर्थ की ओर बढ़े तो दूसरा अर्थ क्या आ रहा है आपके सामने, देखिए वही चतुर राधिका मेरे कष्टों का निवारण करेगी। पहली पंक्ति का अर्थ तो एक जैसा ही रहेगा, वो तो हमें समान रूप से लिखना है। जिनका ध्यान करने से ही जीवन के समस्त दुख, क्लेश, पाप और संकट सुख और पुण्य में बदल जाते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि श्याम वर्ण जो है किसका प्रतीक है, दुख का, कष्ट का प्रतीक है, और हरित वर्ण जो है प्रसन्नता और सुख का प्रतीक है। दूसरा अर्थ समझ में आया, यानी कि राधा की परछाई किसी भक्त पर पड़ती है, उसके जीवन में अगर राधा की कृपा हो जाती है तो उस भक्त के जीवन से सारे कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाती है, सारे दुख उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। क्लियर हुआ अर्थ। पहला तो क्या था कि आपके शरीर की परछाई पड़ते ही श्री कृष्ण प्रसन्नचित हो जाते हैं। यहाँ पर अर्थ है कि भाई, यहाँ पर क्या हुआ अर्थ कि भाई आपके शरीर की परछाई पड़ते ही भक्त के जीवन से सारे दुख, क्लेश अपने आप ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिस भक्त पर राधा की कृपा हो जाती है। तीसरा अर्थ क्या है, देखिए तीसरा अर्थ जो हमने वर्णों के मेल की बात कही थी उसको लेकर है। तो देखिए सुनहरे
पीत वर्ण रंग के साथ, किसका है सुनहरा रंग? राधा का। राधा के सुनहरे और पीत वर्ण रंग के साथ श्याम रंग का मिश्रण, यानी कि श्री कृष्ण का श्याम वर्ण और राधा का जब पीत वर्ण मिलता है तो इस मिश्रण से क्या बन जाता है? हरा रंग बन जाता है। और राधा की सुनहरी शारीरिक कांति और कृष्ण का श्याम वर्ण अर्थात हरा रंग मिलकर, श्याम वर्ण मिलकर अर्थात क्या बन जाता है? हरा रंग। और हरा रंग किसका प्रतीक है? हरियाली का। हरियाली किससे जुड़ी है? प्रसन्नता से जुड़ी है। तो देखिए प्रसन्नता का सूचक है, अतः चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को अवश्य ही दूर करेगी। ये है बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति। अभी हमने परिचय पढ़ा था जहाँ पर बिहारी की विशेषताओं को जाना, इसीलिए बिहारी ने एक बिहारी सस्सई को लेकर इतिहास में जो है प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। ऐसे दोहे हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और जब इन दोहों का अध्ययन हम करेंगे तो बिहारी को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और मैं समझती हूँ कि आज का ये जो हमने एक दोहा अपनी कक्षा में अध्ययन के रूप में पढ़ा है, इसका अर्थ हमें समझ में आ गया है। देखिए वापस से रिकॉल करते हैं, 3 अर्थ हमारे सामने हैं। श्लेष अलंकार जब हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और पाठ्यक्रम में जब इस पद के दोहे हमें मिलेंगे तो एग्जाम में विधिवत रूप से व्याख्या के हेडिंग में हमें प्रथम अर्थ, द्वितीय अर्थ, तृतीय अर्थ, ये तीनों ही अर्थों में लिखना होगा, तब कहीं जाकर परीक्षक हमें अपने अंक देगा। तो व्याख्या का पहला जो है वो क्या हो गया अर्थ कि भाई वही चतुर राधिका मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करेगी, जिनके शरीर की परछाई श्री कृष्ण पर पड़ते ही श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? प्रसन्नचित हो जाते हैं। पहले अर्थ में आपने इसको लिख दिया। आप फिर हेडिंग डालेंगे द्वितीय अर्थ। द्वितीय अर्थ क्या है? वही चतुर राधिका मेरे सांसारिक कष्टों को निवारण करेगी, मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करेगी, क्योंकि राधा का क्या होने से? राधा की कृपा होने से भक्त के जीवन से सारे कष्ट, दुख, क्लेश स्वतः ही क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ये अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ हो गया कि वही चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करेगी, क्योंकि राधा की स्वर्णिम आभा और श्री कृष्ण का श्याम वर्ण मिलकर हरा रंग बनता है और हरा रंग हरियाली का सूचक है और हरियाली जो है प्रसन्नता को व्यक्त करती है। इसीलिए यहाँ पर उसी राधा से अपने उद्धार की, मोक्ष की यहाँ पर विनती की गई है। ये है श्लेष अलंकार का चमत्कार जो बिहारी के पदों में हमें देखने को मिलेगा। बिहारी के दोहों में यह सौंदर्य, ये छटा, ये चमत्कार बिखरा हुआ दिखाई देता है। अब आपको अपना जो ये 3 अर्थ हैं जो आपको अपनी कक्षा में लिखने हैं। ये तो हुई हमारी व्याख्या की बात, लेकिन इस व्याख्या के बाद हमें अपनी परीक्षा में क्या लिखना होता है? विशेष लिखना होता है। और विशेष में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? अनुभूति पक्ष लिखते हैं। तो अनुभूति पक्ष में देखिए सबसे पहले क्या आता है हमारे लिए? बिहारी पर राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण मंगलाचरण के रूप में यह दोहा बिहारी सस्सई का प्रथम दोहा है। बात समझ में आ गई आपको? राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, भले ही उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी, ये एक मुख्य बात है, इसलिए वो विशेष के रूप में आती है। और मंगलाचरण के रूप में तो लिखा गया है ही। मंगलाचरण के रूप में हम जानते हैं कि कवि अपने इष्ट को नमन करता है, याद करता है और अपनी कृति में सबसे पहला जो पद, सबसे पहला दोहा होता है वो उसे समर्पित करता है, अपने मोक्ष की, अपने उद्धार की बात करते हैं वो। ये फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ चुके हैं, अपनी पिछली कक्षाओं में हमने बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया है। इसके बाद देखिए दूसरा अनुभूति पक्ष क्या बनेगा। यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में राधिका जी की स्तुति की गई है, उनसे विनती की गई है, उन्हें याद किया गया है, उनको नमन किया गया है। बस अनुभूति पक्ष में एग्जाम में हमें केवल 2 ही पॉइंट लिखने हैं और ज्यादा गाथाओं को नहीं गाना है। इसके बाद देखिए अभिव्यक्ति पक्ष। अब अभिव्यक्ति पक्ष में हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले क्या आती है? भाषा आती है। तो आप देखिए भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इसके बाद हम जब भी ब्रज भाषा को लिखते हैं तो भाषा का ही दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है हमारा? दूसरा बनता है कि भाई कोमल, कांत, लालित्यपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ये हम लिखते हैं ना, सरल, सादा, सरल अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त किया गया है, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले तो हमें उस कवि की भाषा पर बात करनी होती है, फिर हमें उस भाषा की विशेषताएं बतानी होती है। तो इन 2 शब्दों को तो, इन 2 वाक्यों को तो आप रट लीजिएगा अपने एग्जाम में लिखने के लिए। सबसे पहले अभिव्यक्ति पक्ष में भाषा आ गई है। भाषा के बाद हमेशा हम क्या लिखते हैं? रस लिखते हैं। तो यहाँ पर भक्ति रस की बात की गई है। इसके बाद देखिए आप छंद दोहा हो जाएगा। इसके बाद अलंकार श्लेष हमें मिला ही है यहाँ पर, और फिर गुण, प्रसाद और माधुर्य दोनों रहेगा। यहाँ पर भक्ति की भी बात हुई, यहाँ पर कृष्ण और राधा का जब चित्रण किया गया है तो फिर माधुर्य गुण भी यहाँ पर आ गया है। इसके बाद देखिए आप रीति, पांचाली हो जाएगी। इन सब का अध्ययन हमने बहुत अच्छे से अपनी कक्षा में कर रखा है कि भाई गुण के साथ कौन सी रीति का हम प्रयोग करते हैं। काव्य रूप मुक्तक है। इस तरह से यहाँ पर आकर जो है ये हमारा पूरा
व्याख्या या पूरा एक पद जो है वो संपूर्ण होती है, किस तरह हमें अपने 9 अंक के लिए यहाँ पर अपनी एक पूरी व्याख्या को लिखना होगा। तो विशेष तथ्य अब जान लीजिए आप, विशेष तथ्य भी हमें जानकारी होनी चाहिए। राधा वल्लभ संप्रदाय में जो दीक्षित होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बड़ा माना गया है, ये बात मैं आपसे कर चुकी हूँ। इस संप्रदाय के द्वारा स्थापित मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्तियां नहीं मिलती है, मूर्ति के स्थान के निकट एक स्वर्ण पत्र मिलता है, सोने का एक पत्र लिखा हुआ, या वहां पर एक पत्र होता है सोने का, उस पर श्री राधा लिखा रहता है, श्री राधा लिखा हुआ। इस संप्रदाय के भक्त सीधी रेखाओं के तिलक में, सीधी रेखाओं का तिलक लगा लिया, उसमें क्या करते हैं वो काली बिंदी लगाते हैं बीच में। इसके लिए क्या कहा जाता है, देखिए सीधी रेखाएं तो कृष्ण का प्रतीक है और जो काली बिंदी है वो राधा का प्रतीक है। इस तरह जो है राधा वल्लभ संप्रदाय का हमें ज्ञान होना चाहिए, विशेष तथ्य के रूप में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगर इस जानकारी को भी आप विशेष में लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था हमारी आज की कक्षा का पहला पद, बिहारी सत्सई का पहला पद, जिसका अध्ययन हमने किया। पद थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब तक हम इसे 2-3 बार स्वयं नहीं कर देखेंगे, लिख कर नहीं देखेंगे, इस अर्थ को लिख पाना या समझ पाना हमारे लिए थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है। इसीलिए आपके पास पद की व्याख्या लिखी हुई है, इसे आप 2-3 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद अपनी होमवर्क कॉपी में आप इसे अपने शब्दों में लिखिए, ताकि क्या है, इस पद का अर्थ लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा और श्लेष के माध्यम से आप इस पद के अर्थ को जान जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि हमने प्रश्न पढ़े थे, अब इन प्रश्नों का उत्तर भी हमें आना चाहिए। पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं रीतिकालीन कवियों में बिहारी को क्या माना जाता है, ये तो हमें याद है ही कि इन कवि को क्या माना जाता है, रीति सिद्ध कवि माना जाता है। इसका सही उत्तर हो गया ये। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे दूसरा प्रश्न है हमारा, बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अभी हमें मिला है ये हाल ही संस्कृत विभाग का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है 2020 में, वहां हमें प्रश्न मिला बिहारी का। इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की। दूसरा, हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने ही दिया है। काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था। मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है। तो देखिए, केशव से इन्होंने क्या किया है, काव्य शिक्षा प्राप्त की। समास पद्धति, समाज शक्ति तो इनके पास थी ही, भाषा की समाज शक्ति के रूप में जानते हैं हम इन्हें अपने काव्य के विषयों के अपेक्षित ज्ञान भी इनके पास था। लेकिन मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि नहीं माना है। यही कथन जो है इनके बारे में सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, जिस पर चर्चा हमने कर ली थी। अब इन प्रश्नों के उत्तरों को तो हम लिखेंगे कब, अपनी कक्षा की एंड में, या जब हमारे क्या हो जाएगा, बिहारी पाठ्यक्रम में कंप्लीट कर लेंगे, हम बिहारी कवि के पदों को पूरा पढ़ लेंगे, उन दोहों को पढ़ लेंगे, तब इनके प्रश्नों पर हम अपनी पकड़ बनाएंगे, इनके प्रश्नों को उत्तर लिखेंगे। ये सारे प्रश्न जो हैं अब तक हमें मिले ही हैं, जिनको हमने अभी देखा था। इन प्रश्नों के उत्तर को हम जल्दी ही अपनी कक्षा में सॉल्व करेंगे, ताकि 15 नंबर का जो मटेरियल है वो हमारे लिए तैयार हो जाएगा। अब ये भी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद एक अभ्यास प्रश्न तो बनता ही है, चूंकि हमने बिहारी का अध्ययन किया है। बिहारी के काव्य में त्रिवेणी है, 3 आपके सामने ऑप्शन है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सी त्रिवेणी है, भक्ति, नीति और श्रृंगार के त्रिवेणी है। सही ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमारा, श्यामु हरित दूती होय में अलंकार है। अब तो आपको रट गया होगा, याद हो गया होगा कि आज की कक्षा में हमने जिस पद का अध्ययन किया है उस पद में हमें कौन सा अलंकार मिलेगा। तो उसमें अलंकार मिलेगा हमें श्लेष, जहां पर शब्द तो रहते हैं एक जैसे ही, लेकिन उनके अर्थ निकलते हैं अनेक, भिन्न भिन्न निकलते हैं, वहां हम कहते हैं श्लेष अलंकार। इसके बाद देखिए संभावित प्रश्न। ये संभावित प्रश्न जितने भी हम पद पढ़ेंगे, जितने भी दोहे हम पढ़ेंगे, उनमें सब में हमें एक जैसे मिलेंगे कि भाई कौन सा प्रश्न हमें अपनी आगामी परीक्षा में मिलेगा। बिहारी की काव्यगत विशेषताएं बताइए, या फिर बिहारी का काव्य भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी है। बिहारी की भोग्यता पर लेख लिखिए, क्योंकि बिहारी के प्रश्न जो हैं इनमें से बाहर कहीं जाएंगे ही नहीं, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो हैं हमें अपने एग्जाम में लिखने हैं। देखते हैं कौन सा प्रश्न जो हमें 2021 में मिलेगा। तो आज का जो पद आपने पढ़ा, जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षाओं में होमवर्क करते थे, पद को पढ़ते थे और पद की व्याख्या के लिए हमने अपनी अलग कॉपी बनाई थी, उस कॉपी में घर पर आप क्या करेंगे, इस पद की व्याख्या लिखेंगे, विशेष लिखेंगे, और आप अपनी लेखनी को, अपनी अभिव्यक्ति को सुदृढ़ बनाएंगे और अच्छा सा अध्ययन करेंगे। अगली कक्षा में हम मिलेंगे, अगले दोहे पर हम बात करेंगे, उनका हम
विश्लेषण करेंगे। अब चलिए एक होमवर्क आपके लिए और है। होमवर्क तो आप अब करने में अभ्यस्त हो गए हैं, तो जो परिष्कार का हमारा यूट्यूब चैनल है परिष्कार वर्ल्ड, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि जो भी हमारे नए नए वीडियोज़ है, नई जानकारी है, वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और सबसे ज़्यादा आप अपने मित्रों में भी इसे शेयर कीजिए। साथ ही हमारे कॉलेज का, परिष्कार कॉलेज का जो यूट्यूब पर परिष्कार कॉलेज का जो हमारा चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद ही आप बेल आइकन पर फिर क्या करेंगे, प्रेस करेंगे ताकि जो भी जानकारी है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये होमवर्क भी आप कीजिएगा और इसके साथ अपने पद की व्याख्या भी आप जरूर लिखेंगे। अपने दोहे की व्याख्या को आप एग्जाम में लिखिए, कॉपी में लिखिए, ताकि आप जो हैं अपने अध्ययन को आगे और भी जो है बढ़ा सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।